नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी। ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो अब व्यापक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका की सहभागिता साफ तौर पर देखने को मिली है और अमेरिका भी साफ तौर पर इस युद्ध में कूद पड़ा है। लेकिन अब जो परिणाम देखने को मिल रहा है वो दिन प्रतिदिन के हिसाब से और भी भयावह होते जा रहे हैं। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयुष मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जो मंजर है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है, और अब क्या हालात हो सकते हैं, चाहे वो इजराइल की बात की जाए या फिर ईरान की। क्योंकि इजराइल की इस समय हालात थोड़ी सी खस्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान जिस तरीके से अपना पूरा दमखम लगा रहा है और अमेरिका से भी युद्ध करने की बात कर रहा है, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा अमेरिका पर? और ईरान जो युद्ध में अब पूरी तरीके से उतर चुका है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये युद्ध के नतीजे जो हैं अब तो ईरान की सोच पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा B-2 बॉम्बर सामने आते हैं और ईरान के मुख्य न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन पर हमला करते हैं। सबसे पहले शिवम जान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा हमला किस तरीके से किया गया। कल शाम को B-2 बॉम्बर्स जो है वो यहाँ से निकलते हैं और डियागो गार्सिया में ये B-2 बॉम्बर्स जाकर के लैंड करते हैं। डियागो गार्सिया इंडियन ओशन में पड़ता है, ब्रिटिश एयरफोर्स का एक बेस है। यहाँ पर ये तमाम B-2 बॉम्बर्स जो हैं ये उतरते हैं और यहाँ से फ्लाइट भरते हुए ये ईरान पहुँचते हैं और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ये B-2 बॉम्बर जो है ये डिस्ट्रॉयर बम जो है वो गिराते हैं और ईरान की जो बेस में बनी हुई है, काफ़ी अंदर बनी हुई जो न्यूक्लियर बेसिस उनके हैं, उनको पूरी तरीके से ये तबाह कर देते हैं। उसके बाद ये लौटते हैं और उसके बाद हम डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ एक और जियोपॉलिटिकल मूव यहाँ पर ईरान की ओर से देखने को मिला है। ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है वो भारत के लिए खोल दिया। भारतीय छात्रों को हम लोग लेके आ गए, लेकिन उसके बाद ही ईरान की ओर से एक बयान दिया जाता है कि अगर आप ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं तो आपको इजराइल के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है वो ग्लोबल नॉर्थ में आता है और हम ग्लोबल साउथ के लीडर्स बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। चाइना तो लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन इस बयान से कहीं ना कहीं जो इजराइल और भारत के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि आपको मुखर होकर के जवाब देना चाहिए, यहाँ पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से अभी भी ईरान की तरफ से ही स्टैंड दिखते हुए मिल रहा है, क्योंकि वार्ता तो हो चुकी है। वार्ता के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर क्या लगता है? देखिए शिवम, यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना पड़ेगी कि भारत जो है वो इस स्थिति में न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ इजराइल के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं। तो भारत जो है यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टैंड रखता हुआ ही नजर आएगा। जिस तरीके से अब USA का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर चाइना और रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारत अब मेरे लिहाज से जिस तरीके का पॉलिटिकल मूव हम लोग चलते हैं और जिस तरीके से हमारी विदेश नीति है, हम यहाँ पर न्यूट्रल ही रहने वाले हैं। शिव, न्यूट्रल की बात हो रही है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो अब इस युद्ध में इस तरीके से फ्रंट पर आ गए, क्योंकि अब तक वो देखने को बैकफुट पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इजराइल फ्रंट पे आकर लड़ रहा था। और अब कहीं ना कहीं जो ट्वीट हो रहा है लगातार ट्रंप के बेसिस पे कि अगर आप ये युद्ध पे अगर विराम नहीं लगाते हैं तो और भी भयावह मंजर हो सकते हैं। किस भयावह की वो बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक क्या जो उन्होंने B-2 बॉम्ब जो उन्होंने मिसाइल छोड़े हैं वो काफी घातक हैं, और अब आगे कैसा मंजर देखने को मिल सकता है? शिवम, इस पे हमें नेतन्याहू का आज सुबह का बयान देखना होगा। नेतन्याहू की ओर से ये कहा गया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वे यहाँ पर आए। इस तरीके का हमला जो है वो US आर्मी ही कर सकती थी। इस तरीके के तमाम बयान वो देते हुए नजर आए हैं, US प्रेसिडेंट की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को मैं जिस तरीके से कहता हूं कि अगर उनकी कोई तारीफ कर देता है उसके बाद वो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की होगी और उसी के बाद ये पूरा की पूरा मूव सामने आया है। जिस तरीके से शिवम लगातार हम चर्चा कर रहे हैं G7 से डोनाल्ड ट्रंप का आना, नेतन्याहू से उनकी बातचीत, और यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां बदलती हुई नजर आई। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज को लेकर के मनाया। उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो USA के लिए भी खतरा है। तो इस तरीके की बात हुई है, कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में बैठा है। उसके बाद B-2 बॉम्बर जाते हैं और वहां पर ये चीजें जो हैं ये उड़ा करके आ जाते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स में देख रहा था उसमें एक संकेत दिया गया है, और वो है ईरान में रिजीम चेंज करने को लेकर के। तो ईरान में हो सकता है कि रिजीम चेंज कर दी जाए, लेकिन क्या ईरान में रिजीम चेंज करके वहां की जनता के लिए इजराइल और अमेरिका कुछ अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि इराक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सद्दाम हुसैन को तो मार दिया गया था। उसके बाद इराक में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन गई और आज तक इराक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया है। तो क्या इस तरीके की स्थितियां जो है वो ईरान में भी होने जा रही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। एक चीज और यहाँ पर कि अगर देखा जाए कि जो ईरान के समर्थन की बात की जाए, ईरान के समर्थन जिस तरीके से आपने बताया कि चाइना भी है, लेकिन फ्रंट पे कोई आकर के नहीं समर्थन दे रहा है।
वहीं अगर रूस की बात की जाए तो रूस भी समर्थन दे रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान को वो परमाणु हथियार सौंपने की भी, बल्कि देने की भी बात कर रहे हैं। इस पर अगर परमाणु हथियार उन्हें मिलता है और वो अगर अमेरिका के विरुद्ध में इस्तेमाल करते हैं या फिर इजराइल के विरुद्ध में, तो क्या भयावह मंजर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो भी परमाणु शासित देश है और अब जिस तरीके से ये समर्थन मिल रहा है परमाणु को लेकर के, वो क्या किस तरीके से होता है? मैं जहां तक देखता हूं कि पाकिस्तान ही है जो इस तरीके की बात कर सकता है, पर पाकिस्तान भी फ्रंट पर आकर के समर्थन करता हुआ नजर नहीं आएगा शिवम, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी हमने लगातार देखा था कि इस तरीके के बयान ईरान के आर्मी जनरल है वही ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार जो है वो इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से उनके विदेश मंत्री का यह बयान सामने आता है कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम ईरान के समर्थन में हैं, पर हमारा परमाणु हथियार जो है इस मामले में हम इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर बात रही आपने जिस तरीके से पूछा रशिया और चाइना की, तो रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन यहां पर आकर के और अपनी सेना को भेजेंगे या डिप्लॉयमेंट करेंगे। हां, जब B-2 बॉम्बर्स यहां पर हमला करने वाले थे, इसके संकेत ईरान को पहले ही मिल गए थे, और चाइना और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने ईरान की खुफिया एजेंसी और ईरान की सेना को किस तरीके से S-300 वहां पर डिप्लॉय की जाए इसको लेकर के जानकारी दी थी, लेकिन यूएस आर्मी ने यहां पर टैक्टिक्स खेले। तमाम B-2 बॉम्बर जो है वो अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए नजर आए और इसमें साफ ये नहीं हो पाया कि कब, कहां और कैसे हमला होगा, और यही चकमा दे करके B-2 बॉम्बर्स जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करते हैं। लेकिन अगर चाइना और रशिया की बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। रशिया इस वॉर में सिर्फ बयानबाजी दे सकता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है रशिया की ओर से। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना को आने वाले समय में ताइवान को देखना है। ताइवान युद्ध में चाइना भी उलझने वाला है, तो वो इस युद्ध में उलझेगा नहीं। ईरान का वो मौखिक तौर पर समर्थन कर सकता है, कुछ हथियार हो वो भेज सकता है, लेकिन इस युद्ध में अगर चाइना के उतरने की बात है तो चाइना नहीं उतरेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। चाइना भले ही ना उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकएंड पर समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है ईरान का, और इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वो थोड़े से नाराज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था टैरिफ का जो मार था वो चाइना झेलता हुआ नजर आ रहा था। क्या दोबारा चाइना में ऐसे हालात हो सकते हैं और टैरिफ जैसे हालातों से दोबारा जूझना पड़ सकता है? क्या लगता है शिवम? सबसे पहले जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है, इसमें आपको दो धड़ों को पहचानना होगा। पहले ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ जो धड़ा है उसमें तमाम इस्लामिक देश आते हैं, और ग्लोबल साउथ में भारत आता है, चाइना आता है, और ग्लोबल साउथ को लीड करने के लिए लगातार दोनों ही देश जो हैं वो प्रतिस्पर्धा में हैं, और चाइना कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान का समर्थन कर रहा है उसके कारण तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो चाइना का समर्थन करते हुए सामने आएंगे, और इस तरीके से ग्लोबल साउथ को चाइना लीड कर पाता है। वहीं अगर बात करें तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत इस मामले में न्यूट्रल स्टैंड रख रहा है। आपको मैं इस बात को लेकर के भी जिक्र करूं कि चाइना का एयर स्पेस, माफ कीजिएगा, ईरान का एयर स्पेस खोला जाता है, और उसके बाद ईरान की ओर से यह कहा जाता है कि आपको ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो आपको यहां पर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। चाइना तो उठा रहा है, लेकिन हम शिवम यहां पर नहीं उठा सकते हैं आवाज। इसलिए नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हमारे इजराइल से भी अच्छे संपर्क हैं। हमारे पास कई जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इजराइल की ओर से की जाती है। हमारे कई वेपन्स जो है वो इजराइल द्वारा हमें दिए गए हैं। कई प्रोजेक्ट्स पर इजराइल और भारत साथ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम मामलों को लेकर के मुझे आज भी याद है कि तमाम ऐसे संगठन जो पाकिस्तान में है उनको दुनिया के कई देश, कई बड़े देश जो है वो आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, लेकिन इजराइल उन्हें आतंकी संगठन मानता है। इजराइल खुल करके इस बात को बोलता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल जब वर्ल्ड लेवल पर हमारे लिए इतना समर्थन दिखाता है तो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स यही कहती है कि हमें यहाँ पर एक बैलेंस्ड रवैया रखना पड़ेगा। शिव, देखिए आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान के जिक्र से एक सवाल मेरे जहन में आया कि अभी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने कल बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाए, उसके लिए सिफारिश भी उन्होंने की, लेकिन आज वही जब उन्होंने अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें छोड़ दी हैं उसके बाद उनका बयान ही बदल गया। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने, तो क्या है कि कल कुछ और था आज कुछ और था, पाकिस्तान किस पक्ष में जाने की कोशिश कर रहा है? शिवम, यहाँ पर हमें एक बात गौर करना होगी कि पाकिस्तान को यूएसए का सहारा है। जब तक यूएसए का सहारा ना हो पाकिस्तान एक देश के तौर पर खड़ा ही नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से तमाम बयान सामने आ रहे हैं वो ईरान के समर्थन में आ रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है कि कैसे मुस्लिम राष्ट्र के बीच में आप अपनी इज्जत को ढक सकें। इस कारण ये तमाम बयान जो है वो पाकिस्तान के नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यूएसए के खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि अगर यूएसए के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो आप FATF के लिस्ट में भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो तमाम लोन्स IMF के द्वारा दिए गए हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे, उसमें तमाम पॉलिसीज लगा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो है वो सत्ता पे कायम रहना चाहते हैं।
वो सत्ता में तभी कायम रह सकते हैं जब यूएसए का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो डिनर करते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर के केंद्रित है। क्योंकि शिवम, जब आप पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर्स को सुनते हैं, आप जब उनके यूट्यूबर्स ग्राउंड पे जाते हैं और वहां के लोगों के बयान सुनते हैं, तो आसिम मुनीर के खिलाफ एक गुस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिए गए, आसिम मुनीर के खिलाफ अंदर ही एक गुस्सा है। वो अपनी सेना को लेकर के एक ही चीज कहते हैं कि हमारी सेना जो है, उन्होंने कोई चुनाव हारा नहीं है और कोई युद्ध जीता नहीं है। तो इस तरीके के बयान जब आपकी जनता ही दे रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी आवाम है, उनकी सेना के लिए, उनकी सरकार के लिए वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से एक बड़ा गृह युद्ध जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो सकता है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार हमले कर रही है, तो पाकिस्तान में स्थितियां जो है वो डामाडोल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवम, में एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ता जो है वो भी सड़कों पर उतर आए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। और बलूच लिबरेशन आर्मी भी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। तो पाकिस्तान अंदर से डिस्टेबलाइज है और इस समय उनको यूएस का समर्थन करना ही होगा। और ये इस्लामिक देशों को लेकर के जो समर्थन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, ये सिर्फ एक दिखावा। ट्रंप का एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि हमने हिट किया टारगेट को और वो उस जगह पर निशान बना करके चले आए, प्लेन जो हमारे हैं वो लौट कर चले आए अपना आक्रमण करके। लेकिन अगर दूसरी अगर बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर से मैं इसे जोड़ने की कोशिश करूंगा और देश की राजनीति से जोड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इसलिए क्योंकि जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर चला था, उस दौरान भी पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकी ठिकाने थे, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों ने वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और सेना जो थी वो लौट कर चली आई थी। उस दौरान देश के जो विपक्ष है वो वहां पर सवाल उठाता है और कहता है कि सरेंडर मोदी एक एजेंडा चलाता है। क्या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर आक्रमण किया, मिसाइलें छोड़ी और लौट करके जो प्लेन है, एरोप्लेन है, वो लौट करके चली आती है, और अब कहीं ना कहीं वही विपक्ष क्या ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप चलाएगा या फिर उनको भी नोबेल प्राइज का पुरस्कार देने की कोशिश करेगा, सिफारिश करेगा? क्या लगता है शिवम? अगर भारत के विपक्ष की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से भारतीय राजनीति को देखता हूं कि भारत के अंदर भले से हम लोगों के बीच में तमाम टकराव होंगे, हम तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ते होंगे, लेकिन बाहरी हमलों से हमें एकजुट होना चाहिए। विपक्ष को कहीं ना कहीं यही सीख अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर के कहा जा रहा था, वो स्थितियां जो है वो पीएम मोदी को उस बयान से साफ होती हुई नजर आई है, जब उन्होंने 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उस बातचीत के दौरान उनकी ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि पाकिस्तान और हमारे बीच में आपने मध्यस्थता नहीं कराई है। यह मध्यस्थता जो हुई है, ये पाकिस्तान के आग्रह पर हमने की है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि हम इसे रोकना चाहते हैं, तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर को हम होल्ड पर लाए हैं। और जिस तरीके से आप अगर यूएस की राजनीति में देखेंगे शिवम, तो यूएस की राजनीति में यूएस की आर्मी के पीछे और यूएस की जो सरकार है उनके पीछे विपक्ष हमेशा खड़ा होता है कि उनके जो फैसले होंगे वो ठीक ठाक ही होंगे। लेकिन भारत में इस तरीके की स्थितियां नहीं देखने को मिल रही है। सोनिया गांधी का मैं बयान देख रहा था, वो चाह रही थी कि ईरान के समर्थन में भारतीय सरकार खड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव यहां पर रखना पड़ेगा शिवम, क्योंकि हमारे ईरान के साथ भी संबंध है, हमारे इजराइल के साथ भी संबंध है, और हमें यहाँ पर जिस बात का जिक्र लगातार मैं करते आ रहा हूँ, कहीं पर भी ये बात का जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन शिवम, हमास अगर पीओके में आ रहा है और पीओके में आकर के आतंकी संगठनों से मुलाकात कर रहा है और पहलगाम जैसा हमला हो रहा है, तो हमास का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पीओके में आतंकियों के साथ है। और हमास का इन्वॉल्वमेंट अगर पीओके में आतंकियों के साथ है, मतलब ईरान के रिजीम का इन्वॉल्वमेंट भी पीओके में आतंकियों के साथ है, वो आतंकियों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। एक सवाल और, ये आखिरी सवाल होगा, लेकिन ये बहुत अहम सवाल माना जा रहा है क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं सोमवार को। अगर ये बैठक होती है, अगर ये मुलाकात होती है, तो क्या अहम फैसले वहां पर लिए जा सकते हैं? और जो अमेरिका का इसमें सहभागिता देखने को मिल रही है इस युद्ध में, क्या परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं? क्या आपको लगता है? शिवम, मैंने जिस तरीके से पहले भी कहा है कि रशिया जो है वो दिखाएगा जरूर कि हम इस युद्ध में आपका साथ देंगे, थोड़ा बहुत सहायता कर भी सकता है, लेकिन रशिया इस युद्ध में इन्वॉल्व होता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि रशिया बहुत बुरी तरीके से अभी भी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। वहां पर उनके तमाम सैनिक जो है वो फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं। पुतिन की ओर से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि हम यूक्रेन को अलग मानते ही नहीं है। पहले तो वो ये कहते थे कि अभी जिन क्षेत्रों पर कब्जा हुआ है हम उन्हें ही अपना मानते, लेकिन अब पुतिन की ओर से बयान दिया जा रहा है कि पूरा यूक्रेन जो है वही रशिया के जैसी बोलचाल है, रशिया के जैसे ही लोग हैं, तो पूरा यूक्रेन ही रशिया में क्यों ना मिलाया जा सके। तो इस तरीके के बयान जब पुतिन से सामने आते हैं तो पुतिन की मानसिकता बताते हैं कि आने वाले समय में ये युद्ध जो है वो और कितना बढ़ने वाला है, ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की गई है, ज़ेलेंस्की से बातचीत की गई है, लेकिन ये युद्ध अभी भी नहीं रुका है और आने वाले समय में भी ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि पुतिन की एक मानसिकता है कि आने वाले समय में वो पूरी तरीके से यूक्रेन को कैप्चर करना चाहते हैं, उनकी बड़ी सिटीज को कैप्चर करना चाहते हैं। तो पुतिन जो है वो वहां पर उलझे रहेंगे, वो मिडिल ईस्ट में इस वक्त नहीं आएंगे। मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके की स्थिति हो,
हो, पुतिन यहाँ पर आते हुए नजर नहीं आएंगे। वो बातचीत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, थोड़ी बहुत सहायता कर देंगे, लेकिन रशिया इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। शिव, अब फिलहाल देखा जाए तो लगातार जो युद्ध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुआ जा रहा है और हर दिन के जो हालात हैं वो हम आपसे रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ आयुष हर दिन जुड़ते रह रहे हैं और इस चीज़ पर खास वो पकड़ बनाए रखे हुए हैं और जितनी भी जानकारी आ रही है उसको सारी पल पल की अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि अमेरिका भी अब इस युद्ध में कूद पड़ा है और इसकी जो अमेरिका की सहभागिता है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर ईरान इसराइल के बीच में जो युद्ध था उसमें अमेरिका आ चुका है और अमेरिका की सहभागिता कहीं ना कहीं इस युद्ध को और व्यापक बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार।